एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स का वर्क, एनर्जी एंड पावर इसका टॉपिक शुरू किए थे हमने, जिसमें हमने वर्क और पावर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो थी हमारी एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एनर्जी जो काम को करने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, उसमें हमने पढ़ा था। हमारी आगे जो टर्म निकल के आई थी वो थी कि हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत टाइप की होती है, बट उनमें से जो मेन एनर्जी के बारे में हमने बात की थी वो हमारी मेन टू एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जान लिया था हमने बहुत अच्छे से डिटेल में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल एनर्जी, और मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने काइनेटिक और पोटेंशियल इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो शायद आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी कॉम्बिनेशन होती है किसकी, काइनेटिक और पोटेंशियल की। तो मैकेनिकल एनर्जी को समझने से पहले आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझना होगा। तो चलिए फटाफट से हमारी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानना शुरू करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और कैसे हम उसको कंजर्व रख सकते हैं। तो आइए चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को जानेंगे और फिर बताएंगे कि इसका कंजर्वेशन कैसे है। जो कंजर्व वर्ड है उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित करना या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। देन उसके बाद हम उसकी डिटेल के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? Mechanical energy of a body is the sum of kinetic energy and potential energy। तो जो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, यानी कि वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक सम होती है। अब मैं आपको बता दूं, जो हम डिनोट करते हैं काइनेट, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो डिनोट होती है कैपिटल ई से। इसको कैपिटल ई से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारी मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा नाम होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यानी कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी ही हमारी टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसा कि हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारा जो ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, यही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी होता है, यानी कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो आप आराम से इजीली हमारी मैकेनिकल एनर्जी को समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो शायद मैकेनिकल एनर्जी में कहीं भी आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब काइनेटिक एनर्जी कराई थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर। और जब हमने पोटेंशियल एनर्जी किया था तो भी हमने सीखा था कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है हमारी mgh। तो किस तरह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, जिसको हमने टोटल एनर्जी कहा है, कैसे डिफाइन हो सकता है, ये चीजें आज हमें यहाँ पे सीखनी है। देन उसके बाद हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व। ये वर्ड आपको पकड़ लेना है। कंजर्व का मतलब होता है कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट रखना, सुरक्षित रखना। वो आप कैसे रखेंगे? कह रहे हैं इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव। ये सिर्फ तभी कंजर्वेटिव हो सकता है जब उस पे किया गया कार्य आपका क्या हो, कंजर्वेटिव हो। देखिए इसको ऐसे समझिए, जब हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने सीखा था कि जो आपकी वर्क डन होता है वो आपका क्या होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, तो हमने कहा था वो होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब
कार्य कुछ नहीं है, आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका क्या है, वर्क डन है। तो अगर ये हमारा वर्क डन है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, पता है हमें। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो हम इसको वैल्यू बोल देते हैं फर्स्ट। तो अगर हमारा जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। तो यहाँ पे भी आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपका जो यहाँ पे वर्क डन निकल के आएगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, वो आपका क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2। नाउ अप्लाइंग, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डेल एक्स माइनस एफ डॉट डेल एक्स। दोनों आपका जब कैंसिल होगा तो आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। देखिए जो डेल का साइन होता है ना, ये जो हम साइन लगाते हैं कुछ इस तरह का ट्राइंगल, इसका मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, यानी कि जब आपने फोर्स लगाया तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थोड़ा सा हुआ, बहुत स्मॉल वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो डेल है उसका मतलब क्या है, स्मॉल। तो आपने यहाँ पे देखा जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम आया वो आपका आया 0। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जो 0 वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होता है। तो अगर आपकी टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला के 0 आ रहा है, दैट्स मीन आपकी टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि हमारा 0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, वो भी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। आपके ये सिस्टम समझ में आया कि किस तरह से हम किसी भी काइनेटिक पोटेंशियल जो कि हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको कांस्टेंट शो कर सकते हैं। तो हम कहेंगे हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। अब भी अगर आपके ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाती हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपकी कोई भी सिस्टम है और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से ध्यान लगा के समझिएगा। मैंने कहा कोई भी सिस्टम है और उसकी टोटल एनर्जी मैंने ली है 5, और मैंने कहा इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इसकी टोटल एनर्जी 5 है तो 5 ही होनी चाहिए। तो अगर आपको इसको 5 रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को 5 रखिए, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दीजिए 0, तो भी आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी रहेगी, 5। अगर एक बार मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दूं और पोटेंशियल एनर्जी को 5 कर दूं तो भी आपकी टोटल एनर्जी क्या है, अभी 5, यानी कि कांस्टेंट है। सेम ऐसा ही अगर मैं एक बार काइनेटिक एनर्जी को 3 कर दूं और आपकी पोटेंशियल एनर्जी को 2 कर दूं तो भी आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, 5। सेम ऐसा ही अगर मैं काइनेटिक को 2 और आपके पोटेंशियल को 3, आपके काइनेटिक को 1, पोटेंशियल को 4 और आपकी काइनेटिक को 4 और पोटेंशियल को 1 कर दूं, इन सभी केसेस में आपकी जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर टोटल एनर्जी मुझे 5 करनी थी तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ने ही अपनी वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और इन वैल्यूज को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपकी जो टोटल एनर्जी निकल के आई है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट। वो सभी केसों में आपकी 5 आ रही है जो कि नीडेड थी, यानी कि हमें हमारी टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें समझ में आया कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसी भी सिस्टम की कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। अगर आपको टोटल एनर्जी 5 रखनी है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में ही डिस्ट्रीब्यूशन शो करना शुरू कर देती है, अपने आप में ही क्या करना शुरू कर देती है, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू में होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल एनर्जी निकल के आती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, और वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है।
तो इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट और समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में कब आती है, जब वो लीनियर मोशन में हो और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। यानी कि अगर सिस्टम की वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, कब? जब वो लीनियर मोशन में चल रहा है। बट अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम किसी हाइट पे मूव कर रहा है, या तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है या वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो सिस्टम है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कहने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिफर करती है आपका मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होनी चाहिए? मास और वेलोसिटी। और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिफर करती है आपकी क्या? पोजीशन। पी से पोजीशन। पोजीशन का मतलब जो है यहाँ पे मेन हाइट से है कि या तो हाइट इंक्रीज हो रही हो या हाइट आपकी डिक्रीज हो रही हो। तो ये दोनों आपस में ही क्या कर लेती है? डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देती है। इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसे एक कार है वो चल रही है, मूव कर रही है, तो उस कार की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई भी आप पतंग काइट को उड़ा रहे हैं तो वो किसी हाइट के ऊपर उड़ रही है, मूव कर रही है, तो वो हाइट पे है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बस एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दो जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो, तो आप किसका एग्जांपल दोगे? सोचिए और फिर मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। चलिए मैं बताती हूँ। आपका जो एरोप्लेन होता है उसकी दोनों एनर्जी होती है, यानी कि काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। क्यों? क्योंकि जब एरोप्लेन मूव करता है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है और मास तो उसके पास है ही। तो जब वो मूव करता है वेलोसिटी के साथ तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जो एरोप्लेन होता है वो हाइट, कुछ ग्राउंड से हाइट पे होता है, हाइट पे उड़ता है ना, घरों के बिल्कुल घर के नीचे, मतलब रोड पे तो चलता नहीं है, वो कहाँ जाता है? हमारे स्काई में। तो स्काई में ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, कुछ हाइट पे, तो हम कह देते हैं उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एरोप्लेन एक ऐसे सिस्टम का एग्जांपल है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ये टॉपिक आपके समझ में आया किस तरह से हमारा जो टोटल एनर्जी है वो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, और वो हमेशा क्या होता है? कंजर्व। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगी। ये एग्जांपल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम का बोब होता है, और जहां पे ये होता है, जहां पे ये कहीं भी मूव नहीं करता है, स्ट्रेट पोजीशन में होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या होती है बच्चों? ये मीन पोजीशन। ठीक है, जब ये मीन पोजीशन पे होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो, क्योंकि बोब बिल्कुल नीचे है। लेकिन जैसे ही बोब आपका मूव करना शुरू करता है, कुछ इस तरह से मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, और अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच जाएगा जहां तक ये जा सकता है। तो इस मैक्सिमम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस बोब को मूव कर रहा हूं, जैसे ये मूव करना शुरू करता है इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और जहां तक बोब जा सकता है, मान लीजिए ये मैक्सिमम पोजीशन है इसकी, अब हमें पता है ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है जहां तक ये जा सकता था, तो इसकी जो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे जैसे ये बोब वापस आता है इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होती है, काइनेटिक इंक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीज, काइनेटिक इंक्रीज, और मीन पोजीशन पे दोबारा से काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल हो जाएगी जीरो। दोबारा से बोब जब दूसरी साइड इंक्रीज होना शुरू करता है, अपर साइड, तो पोटेंशियल इंक्रीज होती है, काइनेटिक डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज, काइनेटिक डिक्रीज, और एक मेन जो हमारी पोजीशन है, हाइट है, उस पे आके पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती है इसकी मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो। यानी कि टोटल एनर्जी सभी पोजीशन पे क्या है? कांस्टेंट। एक मैक्सिमम है, एक जीरो है, एक मैक्सिमम है, एक जीरो है, एक मैक्सिमम है, एक जीरो है। यानी कि टोटल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का ही सम हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। जितनी वैल्यू इस बोब के पास है, जितनी एनर्जी इसके पास है, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में ही ये क्या हो जाती है? आपकी ऐड हो जाती है।
तो ये था आपका एक पेंडुलम का एग्जाम्पल जो कि शो करता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होता है, यानी कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। क्या आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया कैसे है? अब हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो डिपेंड किस किस पे करती है और किस किस तरह से ये मतलब स्टेट करती है। देखिए, हम जो टोटल एनर्जी को देखते हैं वो देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस बॉब को देख रही हूं तो अगर मैं यहां से देखूं, मान लीजिए मैं इस बॉब को जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया इसको यहां से देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये सीधा है, पर क्या पता ये सीधा ना हो, अभी ये मीन पोजीशन पे ना हो। तो डिपेंड करता है आप बॉब को कहां से देख रहे हैं। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये सीधा दिखेगा कि ये सीधा है या नहीं। तो यानी कि आप जो टोटल एनर्जी को मेजर करते हैं वो उसके किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब इस पे जो हमारी मेन जो हमारी होती है उसके बाद हम क्या देखेंगे कि काफी जो केस होता है उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी, देखिए अगर आपसे मैं कहूं कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जीरो है, यानी कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। भाई हमने क्या कहा कि अगर आपसे ये कहे कि आपकी टोटल एनर्जी जीरो है तो जरूरी नहीं है उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक जीरो हो। क्या पता काइनेटिक पॉजिटिव हो और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो, क्या पता ऐसा हो। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे, जब टोटल एनर्जी का सम करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। मान लीजिए टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक 2 थी और पोटेंशियल -2 थी, दोनों माइनस हो गई, क्या आ गया, जीरो। तो अगर केस आपका ये हो कि आपकी जो ई है, आपकी टोटल एनर्जी है वो जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक जीरो हो। क्या पता दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो, इसलिए ये जीरो आई हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात याद रखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी जीरो होती है और पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। और अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती है तो आप यहाँ पे एक सिस्टम को समझिए कि आपकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर आपको काइनेटिक निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, E माइनस पी। अगर आपको काइनेटिक को पॉजिटिव रखना है तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए आपकी पोटेंशियल की, क्योंकि अगर ये आपका नेगेटिव हो गया तो आपकी काइनेटिक नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। और दूसरी बात, काफी बार ऐसा होता है कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी को बोल दिया जाता है कि वो जीरो है, बट भाई ऐसी नहीं है। अगर ये बोला जाए कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव है तो उस कंडीशन में बाउंडिंग स्टेट आ जाती है। बाउंडिंग स्टेट का मतलब समझिए, आपने देखा कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ये फ्री नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते दूसरी साइड। अब ये बेचारे मूव नहीं कर सकते तो हम कह देते हैं कि इनकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो क्या है, नेगेटिव। बट एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं है, वो उसकी बाउंडिंग स्टेट है, जो न्यूक्लियस के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, बाउंड है, इसलिए हम बोल देते हैं वो नेगेटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं है। इसी तरह से कोई भी सैटेलाइट है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब ये सैटेलाइट जो है ये फ्री नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता, वो क्या करता रहता है, वो हमेशा मूव करता रहता है किसके अराउंड, आपकी बॉडी के अराउंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड। तो हम कह देते हैं उसकी जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है, बट एक्चुअली में उसकी बाउंडिंग स्टेट है, जो उसको बाउंड किए हुए उस ऑब्जेक्ट के साथ, जिसके चारों तरफ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये सारा सिस्टम था हमारा किसके लिए, हमारी टोटल एनर्जी के लिए, जिसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है। सबसे पहले डेफिनेशन, टोटल होता है हमारा काइनेटिक और पोटेंशियल का। देन उसके बाद हमने कहा ये कंजर्व कैसे हो सकता है, शो कैसे करे कंजर्व है। तो हमने कहा कि हमारा जो काइनेटिक होता है वो वर्क डन ही होता है,
ऐसे ही जो पोटेंशियल होता है वो वर्कडन ही होता है। दोनों इक्वेशन को सम किया तो 0 आया, तो 0 तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हमने कहा कि इनका जो सम होगा वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। फिर समझाने के लिए मैंने ये टर्म रखी कि आपकी टोटल एनर्जी हमेशा कितनी आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती हैं वैल्यूज का, एक कम हो जाती है एक ज्यादा हो जाती है, बट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर मैंने पेंडुलम का आपको एग्जांपल बताया जहां पे एक मैक्सिमम एक जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस बना हुआ है, जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में है, उसकी जो एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। फिर मैंने आपके कुछ केस बताए जिसमें मैंने बताया कि अगर आपकी टोटल एनर्जी 0 दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ना कोई काइनेटिक एनर्जी है ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। उसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है और अपोजिट है और दूसरे को कैंसल आउट कर रही है एक दूसरे को, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, 0। तो हम कह देते हैं जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या है, 0 के इक्वल है। फिर हमने कहा हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो आपकी जो टोटल एनर्जी है उसको ग्रेटर देन इक्वल होना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के। कभी भी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल नहीं आ सकती, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट को, एक एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये टॉपिक ना सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये फ्री फॉल का आपका जो टोटल एनर्जी है उसको कंजर्व रखने का टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में मोस्टली 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और ना सिर्फ समझेंगे, साथ में पेन कॉपी लेंगे और अभी इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी बॉडी थी और वो फ्री फॉल हो रही थी। अब फ्री फॉल को समझने के लिए इसको ऐसे देखिए। फ्री फॉल होता है जब जो बॉडी होती है वो फ्रीली नीचे ग्राउंड की तरफ आती है। फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकूंगी तब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बट ये जब एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फ्रीली नीचे आके गिरेगा तो ये फ्री आएगा। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं कोई भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा एक्चुअली, ये खुद से नीचे आके गिरेगा। और किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक बॉल थी, ये मैंने यहाँ पे बॉल ले ली जो कि मान लीजिए ए पॉइंट पे थी, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड। मैंने ये ग्राउंड ले लिया। फिर क्या हुआ कि ये बॉल है वो फ्री फॉल होते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो एक बार हम इस वाले पॉइंट पे, जब बॉल यहाँ थी जिसको मैं बी पॉइंट बोल रही हूँ, यहाँ पे हम इसकी क्या निकालेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। देन एक टाइम में ऐसा आएगा कि बॉल आपकी सीधी आके कहाँ स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड पे। ये हमारा क्या है, ग्राउंड। हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और जो फ्री फॉल बॉडी है वो एक टाइम पे आके नीचे आएगी। जब ये नीचे आके गिरेगी तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या, सी। मान लीजिए कि ए पॉइंट से और सी पॉइंट तक की जो हमारी हाइट है वो होगी हमारी एच। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अपनी प्रिपरेशन जब करेंगे आप एग्जाम की तो अटेम्पटेशन का पूरा ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आपको रखनी है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज एच। देन उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज एक्स। नाउ द रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज h माइनस एक्स। तो हम डिफरेंट टाइम पे क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि हमारी ये जो बॉडी थी इसका ए पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल यानी कि टोटल एनर्जी कितनी आई है। फिर हम देखेंगे बी पे कितनी आई है और फिर हम देखेंगे सी पे कितनी आई है। देन उसके बाद हम तीनों केसेस को मेजर करेंगे, क्या ये तीनों ही केस हमारे सेम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम यहाँ पे एक फ्री फॉल बॉडी का इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड आउट करने वाले हैं। सो लेट m be the
मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, आपका जो m है वो क्या है, वो आपका मास है किसका, बॉडी का, जो आपने वहां पे बोल लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। एट पॉइंट ए, तो जब बॉडी आपकी ए पॉइंट पे थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब मैंने आपको पेंडुलम कराया था तो तब बताया था मैक्सिमम हाइट पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे क्या हो जाएगी आपकी 0, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, कितनी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, mgh, where g is acceleration due to gravity and height is the distance between ground and point A। ये हमारा हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट ए। मैंने काइनेटिक 0 क्यों ली, क्योंकि जब हम मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है। तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल आपका mgh, तो आपकी टोटल एनर्जी क्या निकल के आएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस mgh इज इक्वल टू किसके आया, mgh के। यानी कि ए पॉइंट पे जो हमारी टोटल एनर्जी निकल के आई है वो क्या निकल के आ गई है, हमारी mgh। इसको हम नाम दे देते हैं E1। तो E1 हमारा कितना आया, E1 हमारा आया mgh। ये चीज समझ में आई। अब हम किसका यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारी वेलोसिटी का जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करेंगे, जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। अब जैसा कि हमें हमारी क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारी यहाँ पे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी ही रहेगी, यहाँ पे हमें पता है हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, हमारा यहाँ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो डिस्टेंस है वो a पॉइंट पे ग्राउंड से लेके और पॉइंट a तक क्या है, हाइट h। तो आपकी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, दैट इज 2gh। तो ये वेलोसिटी निकल के आई है आपकी a पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई, जो टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या आई है, mgh। कैसे आई वो आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एट पॉइंट सी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आके गिर जाता है, वो आपका कहाँ आके गिर जाएगा, बिल्कुल सी ग्राउंड पे। तो एट पॉइंट एट सी, देखिए जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे आके गिरेगा तो आपको पता है जब ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हो जाती है 0। जैसे हमारा जो ऊपर वाली साइड थी इस पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई थी, मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, 0, क्योंकि हाइट है नहीं उसके पास, हाइट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। तो अगर यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बताइए एट सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि v स्क्वायर की वैल्यू आपने पहले से निकाली हुई है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है दैट इज mgh। यानी कि सी पॉइंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो क्या होगी, वो होगी आपकी m, g और h। ठीक है, अब हम सी पॉइंट पे निकालेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद आपकी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे h में आप जब वैल्यू को रखेंगे 0 तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी दैट इज 0। तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आएगी, टोटल एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई, mgh, पोटेंशियल कितनी है, 0, तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। इसका नाम हम दे देंगे E2। तो E2 हमारी कितनी निकल के आई, mgh। अगर आप ध्यान दें तो हमारी E1 भी कितनी आई थी, mgh,
हमारी E2 कितनी आई है, mgh। ध्यान से देख लीजिए, हमने सबसे पहले ए पॉइंट पे क्या किया, दोनों एनर्जी निकाली, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी निकाली और हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सी पॉइंट पे हमारी काइनेटिक निकाली, पोटेंशियल निकाली और टोटल एनर्जी निकाल दी। दोबारा से हम हमारी क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और हमारी वेलोसिटी की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। तो देखिए हमारा अगेन यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, 2 हमारा 2 रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g हो जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, इस वाले पॉइंट पे, तो मुझे बताइए c पे आते ही आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जब आप सी पॉइंट पे आएंगे तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी x। तो आपका v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gx। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एट पॉइंट बी के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है हमारे लिए वो होने वाला है कि इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल एनर्जी है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए कि ये किस तरह से आपका मूव करेगा, किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जब हम बी पॉइंट पे देखेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर। v की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ से निकाली है, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, 2gx। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी mgx। ये तो आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी, किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। अब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारी mgh। हाइट अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो हाइट कितनी होती है, h माइनस एक्स। तो mgh माइनस एक्स, इसको अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका आएगा mgh माइनस mgx। अब हम निकालेंगे हमारी टोटल एनर्जी, जैसे हम सब में निकालते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो आई है, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी आई है हमारी mgx और जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आई है हमारी mgh माइनस mgx। mgx आपका कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी mgh, जिसका नाम हम यहाँ दे देंगे me3mgh। और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जब एक फ्री फॉल बॉडी का, जो कि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, हर एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी देखी और हमारी टोटल एनर्जी निकाल के देखी, तो हमारी तीनों ही एनर्जी क्या हुई, कांस्टेंट हुई, हमेशा सेम आई और हमारी क्या आई, सेम mgh। तो हम कह सकते हैं कि फ्री फॉल में भी क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होती है वो एक कंजर्व एनर्जी होती है। कहने का मतलब चाहे आपकी पोटेंशियल चेंज हो जाए, चाहे आपकी काइनेटिक चेंज हो जाए, सभी कंडीशन में आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या आती है, सेम। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा हमारी E1, हमारी E2 और हमारी E3 तीनों ही क्या है, हमारी mgh। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या है, कंजर्व है। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन था किसके लिए, इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जहां पे आपकी एक बॉडी क्या हो रही थी, एक बॉडी फ्री फॉल हो रही थी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ वो जो आ रही थी उस पे हमने हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ए सी बी, ए पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक वो बॉडी क्या कर सकती थी, ऊपर मूव कर सकती थी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई उसकी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हुई है, वहां पे मिनिमम, 0 हो गई है। लास्ट में जब वो ग्राउंड पे आई तो ग्राउंड पे आके उसकी हाइट क्या हो जाती है, 0, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे रखे, आपको कुछ नहीं करना, सभी मेन पॉइंट्स पे सबसे पहले काइनेटिक निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, टोटल निकालनी है, फिर उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है और v की वैल्यू निकालनी है। सेकंड वाले में जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो यही वेलोसिटी की वैल्यू आप इसमें यूज करेंगे।
ऐसे ही सबसे पहले काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल निकाला, टोटल निकाला, टोटल निकाल के देखा तो हमारे पास mgh आ गया। सेम ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया हमने। फिर हमने क्या देखा कि जब इस पॉइंट पे आता है तो हमारे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी x, हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। देन उसके बाद b पॉइंट पे काइनेटिक निकाली, पोटेंशियल निकाली, टोटल निकाली, तो उसकी भी जो टोटल एनर्जी निकल के आई वो आई है हमारी mgh। इससे हमें पता लगा कि सभी पॉइंट पे जो हमने 3 पॉइंट्स लिए थे हमारी फ्री फॉल बॉडी के लिए, उन सभी पॉइंट्स में हमारी जो टोटल एनर्जी निकल के आई है वो कितनी आई, mgh। यानी कि किसी भी पॉइंट पे आपकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, एनर्जी हमारी सभी पॉइंट पे क्या रहती है, सेम रहती है। इससे पता लगा कि कोई भी जो बॉडी होती है अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। अगर एक इंक्रीज होगी तो एक आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है और ये होती है उसकी एनर्जी। दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों में आपका कुछ इस तरह का रिलेशन है कि अगर एक इंक्रीज होगी तो एक क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका टोटल टॉपिक था जो कि एक फ्री फॉल बॉडी के लिए टोटल एनर्जी फाइंड आउट करके दिखाता है, किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि आपको ये आ जाए। अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को यहाँ पे आपको समझाऊं किस तरह से मैंने ये डेरिवेशन की है। डेरिवेशन देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा इजी है, बट अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख के देखेंगे तो आपको पक्का आ जाएगी। उससे पहले आपको जो काम करना है वो सुनिए। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद एक बार तो एटलीस्ट उसके आप प्रिपरेशन करके देखेंगे खुद से, ताकि आपको पता लगे कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अलग से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप एक बार और उसको लिखने का कोशिश करेंगे। अगर आपके समझ में ही नहीं आया तो सीधी सी बात है, आपका मन ही नहीं करेगा। पॉइंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नोटबुक में इसको थोड़ा सा डिफरेंस पे लिखिएगा। मैंने बोर्ड छोटा था इसलिए इसी पे लिख दिया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा थोड़ा क्या करें, डिस्टेंस दे के लिखें। अब जो हम टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हमने एनर्जी की जो फॉर्म्स थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो दोनों का सम था जिसको हमने टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहा था, उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था। तो अब ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, तो क्या देखा गया कि फिजिक्स में हमने देखा कि मास और एनर्जी दोनों ही दो डिफरेंट सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जब दोनों को बहुत ध्यान से देखा गया तो समझ में आया कि एक्चुअल में जो मास और एनर्जी है वो वैसे तो सेपरेट है, बट ये दोनों ही एनर्जी एक दूसरे में क्या कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। चलिए देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जैसा कि देखा गया कि जो मास और एनर्जी होती है फिजिक्स में, ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज दोनों अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। बट बाद में जब आइंस्टीन ने ये देखा कि मास एनर्जी एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे पता लगा कि जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और जो एनर्जी होती है वो आपका मास में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको बोला गया मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जैसा कि हमने कहा कि मास जो होता है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और जो एनर्जी होती है वो तो कंजर्व होती ही है, जो कि हमने टोटल एनर्जी में अच्छे से समझा भी है और पढ़ा भी है और उसका इलस्ट्रेशन भी करके देखा कि किस तरह से किसी भी फॉर्म में जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी क्या रहती है, सेम। तो जब इसको देखा गया कि जो आपकी मास होती है और जो आपकी एनर्जी होती है वो दोनों सेपरेट होते हुए भी एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं, तो इनको देखते हुए जो आइंस्टीन थे, जो हमारे फिजिक्स के बहुत ही फेमस हमारे साइंटिस्ट सर हैं, उन्होंने बताया कि हमारी जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हमारा mc², जिसमें जो आपका E है वो आपका डिनोट करता है यहाँ पे एनर्जी को, जो आपका m है वो डिनोट करता है आपके मास को, और जो आपका c है वो डिनोट करता है आपकी स्पीड ऑफ लाइट को। ये आपकी स्पीड
स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जैसा कि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है हमारी 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखा गया कि एनर्जी और आपका मास दोनों में एक रिलेशन है। आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हो और मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हो, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे में क्या है, कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में चेंज हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी का भी, मान लीजिए किसी भी पर्सन है, उसका मास बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, वो वर्कआउट कर सकता है, जिम जा सकता है, रनिंग कर सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब वो रन करता है या फिर जिम में जाता है और बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है, तो उसकी बॉडी से एनर्जी की फॉर्म में क्या निकलती है, हीट निकलती है। उस हीट के निकलने से जो बॉडी है उसका मास, उसका वेट क्या हो जाता है, कम, यानी कि मास को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एनर्जी में। अब बात करते हैं कि मास को तो हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, समझ में आ गया, बट हम एनर्जी को मास में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, उससे मिलती है हमें एनर्जी। अगर आप खाना खा रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो आपके शरीर में क्या होगी, एनर्जी होगी, ताकत होगी। जब आपके शरीर में ताकत होगी तो वो आपका क्या बनेगी, जब आप खाना खाओगे तो उससे आपको क्या मिलता है, उससे मिलता है आपको मास, यानी कि फूड से आपको मिली एनर्जी। भाई इससे हम क्या चेन बना सकते हैं कि आपने फूड खाया, फूड से आपको मिली एनर्जी, और जैसे ही आपको एनर्जी मिली वो स्टोर हो गई आपके मास की फॉर्म में, यानी कि आप मास से एनर्जी में चेंज कर सकते हो, तो एनर्जी से मास में भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी क्या कहलाई, ये आपकी हुई मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से अलग होते हुए भी क्या हुई, चेंज हो सकती है। ये जो है हमारी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसी तरह से हमारी जो अदर एनर्जीज होती है वो भी क्या कर सकती है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिएगा। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जैसे आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई और बल्ब ऑन हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में क्या हो गई, चेंज हो गई। ऐसे ही जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर जो हम केमिकल डालते हैं, वो केमिकल एनर्जी आपकी क्या दे रही है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी बहुत सी एनर्जियां हैं जो एक से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, आपकी कन्वर्ट। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि हमारी जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये भी हमारा क्या बताता है कि जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मास और एनर्जी का, ऐसे ही हमारे अदर बहुत से एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि आपकी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो हमारी जो मास और एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, और वो सेपरेटली कंजर्व नहीं होती है, ये दोनों एक साथ ही कंजर्व होती है। अगर आपकी ये है, अगर मान लीजिए आप मास को घटाएंगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी को घटाएंगे तो मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट नहीं है, ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ है। मास को बढ़ाओगे तो एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी को घटाओगे मास बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, जो कि हमारा टॉपिक था। तो ये था हमारा क्या, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं, इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करा रही हूँ। आपको एनर्जी दे दी जाएगी, और आपको पता ही है आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको पता ही है। तो क्या पता आपसे मास पूछ ले, या फिर आपको मास दे दे, पूछ ले कि एनर्जी क्या होगी। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी आएंगे, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और किसी न्यूमेरिकल में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, देन मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको जरूर कराऊंगी। लेकिन कराऊंगी तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स एक बार करा दूं मास एनर्जी इक्विवेलेंस के। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टोटल एनर्जी के बारे में, उसको कंजर्व कैसे रखना है उसके बारे में, इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा,
जो कि हमारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आज के टॉपिक्स के आप नोट्स भी बनाएं और साथ साथ में प्रिपरेशन भी कर ले। जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, जो इलस्ट्रेशन हमने किया था, उसकी आप प्रैक्टिस आज ही करेंगे और फिर मुझे बताएंगे भी कमेंट करके कि आपको वो समझ में आया या नहीं आया। तो फटाफट से सारे नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आज आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे और इस टॉपिक की वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या पता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक जो हमने किया आज वो और बच्चों को, आपके फ्रेंड्स को ना आता हो, तो थोड़ा भला तो बनता है भाई। तो शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।